प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस को बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं उसके कई अन्य नामों से, तो सामान्य तौर पर उसको हम टाइम कह सकते हैं, यानी समय कह सकते हैं, और किताबी भाषा में उसको काल कहा जा सकता है। कई बार मैं इसको पढ़ाते वक्त बच्चों से वार्ता के क्रम में कहा करता हूँ काल। अब काल को थोड़ा सा उसी हास्यास्पद अंदाज में बोलिए जैसे हम गांव में बोलते हैं काल, कहते हैं तेरा काल आ जाएगा, यानी कि समय आ जाएगा, अर्थात मृत्यु आ जाएगी। अर्थात काल प्रकृति निर्मित है, ईश्वर निर्मित है, इसलिए इसको समझना वैसे भी आसान है या सहज है। टेंस को जब आप बांटते हैं, समय का जब आप बांटते हैं प्रकृति के नियमों अनुसार, तो उसको वर्तमान अर्थात प्रेजेंट टेंस में, अतीत भूत अर्थात पास्ट टेंस में, फ्यूचर अर्थात भविष्य के रूप में। यहाँ ये तीनों लिख दिए गए हैं। आप इसको प्रयास करें समझने का कि ये प्रेजेंट हो गया है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी भाषा में एक शब्द से पहचानने का प्रयास करने का इच्छा है तो आप उसको है, ही या हूँ, ये जो तीन शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, इससे उसको पहचान सकते हैं। पास्ट को था, थे, थी से, और फ्यूचर को उसी प्रकार से गा, गे, गी से, अर्थात होगा, होंगे या होगी। बेसिकली ये जो तीन शब्द लिखे गए हैं, एक शब्द आपको एक वचन का एहसास कराएगा, एक शब्द आपको बहुवचन का एहसास कराएगा, और एक शब्द आपको स्त्रीलिंग होने का एहसास कराएगा। इसीलिए तीन शब्द लिखे गए, वरना तीन की जगह एक भी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि एक वचन, बहुवचन और स्त्रीलिंग को हमें डिनोट करना होता है, इसलिए हमने तीन शब्द लिखे हैं। ऐसे ही अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट को डिनोट करना है तो हम बेसिकली उसमें इज एम आर से, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ, आप उसको देख सकते हैं, और उसको जो पास्ट की बात है उसको वाज वर से हमने यहाँ छोटा सा लिखा है, और ये विल बी, सेल बी एक तरह से फ्यूचर को डिनोट करने वाले इंग्लिश के शब्द हैं। तो इसका सामान्य सा अर्थ है कि यदि आपने इंग्लिश में कहीं इज एम आर जैसी कोई चीज़ देख ली, वाज वर जैसी कोई चीज़ पास्ट में देख ली, और विल बी या शेल बी जैसी कोई चीज़ देख ली, तो ये अपने आप में ही जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको आपको सिखा देंगी कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर। इसलिए इसको बड़ा आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं ए पार्ट कह लेता हूँ अगर ये समझ में आ गया हो। बी है टेंसेस के फॉर्म्स, अर्थात रूप, स्वरूप। जिस प्रकार से वर्ब की तीन फॉर्म आपको याद कराई गई होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसी प्रकार से टेंसेस के भी चार फॉर्म हैं। एक है इंडेफिनिट, ये लिखा हुआ है यहाँ, एक है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है परफेक्ट, और तीसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको मैंने आपकी सुविधा के लिए, जो कि कई बार आपको हिंदी की लत होती है, तो हिंदी की लत के लिए इंडेफिनिट को अगर हिंदी में पूछा जाए आपसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अनिश्चित कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस को क्या कहेंगे, निरंतर अर्थात लगातार। परफेक्ट को क्या कहेंगे, पूर्ण या संपूर्ण। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को क्या कहेंगे, संपूर्ण, साथ में उसकी निरंतरता भी बनी हुई है, कॉन्टिन्यूअस भी है। उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट को है, ही, हूँ से पहचानते हैं, पास्ट को था, थे, थी से पहचानते हैं, फ्यूचर को गा, गे, गी से पहचानते हैं, इसी तरह से फॉर्म्स ऑफ टेंस को भी हिंदी भाषा में कुछ शब्दों से पहचाना जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ता, ते, ती, आप समझ लीजिए अगर किसी चीज़ के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, तो वो जब हैल जुड़ गया उसके और ता उसमें लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसी प्रकार से रहा, रहे, रही को आप जोड़ दो था से, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और ठीक इसी तरह से परफेक्ट में भी चुका, चुके, चुकी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रहे, रही के साथ समय जो निश्चित और अनिश्चित के उसमें बांधा गया है, उसके हिसाब से उसको देख सकते हैं। अब ये जो समय है, यानी कि जब हम कोई बात करते हैं कभी कभी उसमें समय का उपयोग करते हैं कि वो 2 माह से वहाँ लॉकडाउन में फंसा हुआ है। कई बार कहते हैं कि जनवरी से सरकार ये निर्णय लेने जा रही है। तो ये 2 तरह के समय होते हैं हमारे। एक समय को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक को बोलते हैं ड्यूरेशन। पॉइंट ऑफ टाइम को सामान्य तौर पर निश्चित समय कह सकते हैं आप, और ड्यूरेशन को अनिश्चित समय कह सकते हैं। नीचे मैंने समझाया भी है, अगर आप सोमवार से कह देते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन अगर सोमवार के बजाय आप कह देते हैं 2 दिन से या कई दिन से, तो वह अनिश्चित समय है।
ठीक उसी तरह से अगर आप 3 बजे से कह देते हैं वो निश्चित समय है, लेकिन 3 बजे की बजाय आप 3 घंटे का कह देते हैं, 5 मिनट से कह देते हैं तो वह निश्चित समय है। जब आप जनवरी या फरवरी या मार्च से कहते हैं तो वो निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। लेकिन जब उसी चीज़ को आप 5 या 6 या 10 महीने से कह देते हैं या 2 माह से कह देते हैं तो वह निश्चित बन जाता है। इसी प्रकार से जब किसी वर्ष का नाम लेना होता है तो आप कह सकते हैं कई बार 1990 से या 2002 से या 2010 से या यूँ कहिए 2015 से। लेकिन कभी कभी आप 15 वर्षों से कह देते हैं, तो जब 15 वर्षों या 10 वर्षों या 5 वर्षों की बात करेंगे तो वह अनिश्चित रहेगा, और जब आप 1990, 95 या 2000 की बात करेंगे तो वो निश्चित हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई गई हैं। इस जगह से आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए तो आपको निश्चित और अनिश्चित समय के अंतर्गत आपको विभाजन पता चल जाएगा। और समय हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, इसलिए समय को सही से समझना आपके लिए आवश्यक है। अब 2 चीज़ें आपने पढ़ ली, टेंसेज और टेंसेज के रूप। अब करना क्या है, टेंसेज को उनके रूपों के साथ जोड़ना होता है। सिंपल सी बात है, जैसे प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ जोड़ दो, फिर आपने देखा यहाँ हमने प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ जोड़ दिया, फिर पास्ट के साथ इंडेफिनिट को जोड़ दिया, फिर फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट को जोड़ दिया। तो मोटे तौर पर जितनी फॉर्म्स ऑफ टेंसेज है यानी कि 4, वो चारों उन 3 ही टेंसेज में जुड़ेंगी। हमने यहाँ आपके सामने लिख दिया भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इंडेफिनिट को भी सबके साथ जोड़ा है, कॉन्टिन्यूअस को भी सबके साथ जोड़ा है, और उसी प्रकार से परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी सबके साथ जोड़ा है। इसलिए आप इसको यहाँ से कॉपी पर नोट कर लीजिए, और इस प्रकार से आपके कुल ये लिखा हुआ है 12 टेंसेज बन जाएंगे। अब 12 टेंसेज हैं तो 12 ही तरह से पढ़ने पड़ेंगे। अब बात आती है टेंसेज हम क्यों पढ़ते हैं। अरे भाई ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन सिखानी है हम आपको, हिंदी से या तो इंग्लिश में आपको हमें अनुवाद करना सिखाना है, या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सिखाना है। साथ ही साथ समय का जब तक बोध नहीं करेंगे, समय का जब तक संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक किसी भी भाषा के अंदर किसी भी सही वाक्य को आपके लिए कहना, बोलना, सुनना मेरे को लगता है असंभव है। इसलिए हमने लिखा है कि भाई आप अनुवाद जब आप करते हैं तो अनुवाद को या तो आप हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, और या तो आप इंग्लिश से हिंदी में करते होंगे। तो इनको समझने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है भाई, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप हिंदी के जो अंतिम शब्द हैं किसी भी टेंस के, उनको आप जोड़ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन यदि आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो फिर आपको आवश्यक पड़ेगा वर्ब्स की, यानी कि ये क्रिया की। तो इसलिए मैंने ये ए और ये बी, अगर वाक्य के अंतिम शब्द द्वारा पहचान करके करना है तो आप हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना पाएंगे, लेकिन अगर वर्ब को पहचान करके आप बनाएंगे तो फिर आप इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ब के माध्यम से या शब्दों के किसी भी वाक्य के अंतिम शब्दों के माध्यम से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ें अप्लाई कैसे होंगी, लागू कैसे होंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंग्रेजी का वाक्य हो या हिंदी का वाक्य हो उसका प्रारूप पता करना पड़ेगा। जहाँ तक अंग्रेजी के वाक्य की बात है, भाई मैंने उसमें पाया है कि एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा एक आपका वर्ब होती है, तीसरा एक ऑब्जेक्ट होता है, चौथा उसमें कुछ अन्य पार्ट भी होते हैं सेंटेंसेस में। अब इनका एक सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या कर दीजिए, फॉर्मेशन कर दीजिए। फॉर्मेशन अर्थात उनको आप संगठित कर दीजिए, जहाँ सब्जेक्ट लगना है वहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए, जहाँ वर्ब लिखनी है वहाँ वर्ब लिख दीजिए, जहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है ऑब्जेक्ट आप यूज कर दीजिए। इसीलिए मैंने इस पेज पर आपकी सुविधा के लिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। भाई अगर आप इंग्लिश में किसी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हिंदी तो सब लोग जानते ही हैं। अब हिंदी को काहे में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, इंग्लिश में। अब इंग्लिश तो आप बोलते नहीं जो आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। और वैसे ये वही बात है, आप हिंदी से इंग्लिश सीख लें या इंग्लिश से हिंदी सीख लें, बात वही एक है। तो इसलिए हम सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कैसे बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा इन सूत्रों के माध्यम से या यूँ कहीं प्रारूप के माध्यम से सीख सकते हैं। प्रारूप में क्या आएगा भाई, एफर्मेटिव आएगा, नेगेटिव का प्रारूप अलग होगा, इंट्रोगेटिव का प्रारूप अलग होगा। ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि सेंटेंस के प्रकार हैं, ये हमने यहाँ लिख दिए। भाई सेंटेंस बेसिकली जो होता है वो वैसे 3 तरह का होता है। सिंपल सेंटेंस यहाँ लिख दिया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये कंपाउंड सेंटेंस। और जो सिंपल सेंटेंस है हमारा, उसको बेसिकली हम 4 भागों में बांटते हैं। एक असर्टिव है, एक इंट्रोगेटिव है, एक इम्परेटिव है, एक एक्सक्लेमेटरी है।
अभी जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग तो किसी एक टेंस से ही करनी पड़ेगी, सेंटेंस से करनी पड़ेगी। तो हमने वो असर्टिव से शुरू कर दी। ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसके अंतर्गत एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव के अंदर जाहिर सी बात है एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य होता है और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य होता है। तो अभी स्टार्टिंग में हमने एफर्मेटिव के जो दो भाग हैं, एक एफर्मेटिव, असर्टिव के जो दो भाग हैं, एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव, इन दोनों को आपको पढ़ाया है। एफर्मेटिव का प्रारूप क्या होगा भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिख दो, फिर आप मेन वर्ब लिख दो, फिर आप ऑब्जेक्ट या जो अदर सेंटेंसेस का जो पार्ट बचता होगा उसको लिख दीजिए। तो 4 चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए, एफर्मेटिव तैयार हो गया। नेगेटिव में केवल क्या करना है, ये नोट बढ़ाना है, फॉर्मेशन ऊपरले वाला ही रहेगा, बस नोट बढ़ा है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करना है यहाँ, और बाद में फिर सब्जेक्ट, नोट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बाद में एक छोटा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इतना सा काम अगर आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपके टेंसेज स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप टेंस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। टेंसेज की भूमिका में केवल इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो समझ लीजिए आप सही जा रहे हैं। और अब आपको आवश्यकता है कि आगे दूसरे वीडियो में हमसे आप टेंस पढ़ें।